नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, फिजिक्स की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। हम बीएससी फाइनल की क्वांटम मैकेनिक्स फिजिक्स के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक हमने क्वांटम का विकास कैसे हुआ, इसकी आवश्यकता कैसे हुई, और सेकेंड जो चैप्टर हमारा था वो चल रहा था प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, ये हमने समझाया कि किसी निश्चित आवर्ती या निश्चित तीव्रता का प्रकाश किसी धातु पर जब आपतित करवाया जाता है तो उससे कुछ इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, और इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की इस घटना को क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद में हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या पढ़ी, प्रायोगिक परिणाम पढ़े, उसके नियम पढ़े, उसके मतलब चिरसम्मत सिद्धांत जो तरंग सिद्धांत होता है वो कहाँ असफल हुआ। लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक अध्ययन कर लिया था। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे प्रकाश का जो क्वांटम सिद्धांत होता है उसमें आइंस्टीन ने क्या बताया। किसने? कि प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के बारे में आइंस्टीन का क्या विचार था। तो प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के बारे में आइंस्टीन ने सन 1905 ईस्वी में बताया कि जो प्रकाश होता है उसकी ऊर्जा तरंगार के रूप में फैली रहती है। जो प्रकाश होता है उसकी ऊर्जा जो होगी तरंगार के रूप में फैली हुई नहीं होगी। फैली हुई नहीं होगी तो ऊर्जा का मान किसके रूप में होगा? हमने इससे पहले भी पढ़ा था कि ऊर्जा का मान किसके रूप में होता है? विविक्त रूप में होता है। ऊर्जा का मान सतत न होकर के विविक्त रूप में होता है, कि छोटे छोटे रूप में होता है। ऊर्जा का मान किसमें? छोटे छोटे क्वांटा के रूप में होता है, जिन्हें हम फोटोन भी कहते हैं। ये पढ़ी है ये लास्ट। तो आइंस्टीन ने भी ये बताया है कि प्यारे विद्यार्थियों, सन 1905 में आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश के विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में सफलता हासिल की थी। उन्होंने बताया है कि जो प्रकाश की एनर्जी होगी वो तरंगार के रूप में फैली हुई नहीं होती है। यहाँ तक बताया। तो कैसे होती है कि प्रकाश की जो ऊर्जा होती है वो क्वांटा या फोटोन के रूप में होती है। किसके रूप में होती है? क्वांटा या फोटोन के रूप में होती है। यानी कि ऊर्जा का मान सतत न होकर के विविक्त रूप में होता है। किस रूप में होता है? विविक्त रूप में होता है। और जो न्यू आवृत्ति के प्रकाश की एक ऊर्जा पैकेट या क्वांटम या फोटोन की जो ऊर्जा होगी वो क्या होगी? यानी कि अभी हम बात कर रहे थे कि जो प्रकाश की ऊर्जा होती है क्वांटा फोटोन के रूप में होगी, तो वो क्या होगी? E बराबर h में। यदि न्यू आवृत्ति के प्रकाश के फोटोन क्वांटा की एनर्जी होगी, क्या होगी? E इक्वल टू एच न्यू। यही आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है, या यही आइंस्टीन का जो प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत है वो कहलाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आइंस्टीन ने क्या बताया प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के बारे में? कैसे लिखना है आपको कि सन 1905 ईस्वी में वैज्ञानिक आइंस्टीन ने किसके? प्रकाश के विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में सफलता हासिल की। आइंस्टीन के अनुसार प्रकाश की जो ऊर्जा होगी वो क्वांटा फोटोन के रूप में होती है, अर्थात प्रकाश की ऊर्जा तरंगार के रूप में फैली हुई नहीं होती है। ये क्वांटा फोटोन या पैकेट्स के रूप में होती है। यदि कोई म्यू आवृत्ति का मतलब जो एनर्जी का जो फोटोन या क्वांटा है तो उसकी टोटल एनर्जी क्या होगी? E इक्वल टू एच न्यू होगी। और यही प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत कहलाता है आइंस्टीन के अनुसार, जहां h का मान कितना होता है विद्यार्थियों? 6.6 गुणा 10⁻³ जूल सेकेंड होता है। तो ऐसे आपको एग्जाम में लिखना है। उसके बाद का जो टॉपिक है कि धातु में कार्यफलन क्या है। धातु में या धातु का कार्यफलन क्या होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉन को दी गई आवश्यक न्यूनतम क्या?
कि धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉन को दी गई आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, जो क्या करते उसे किसको, इलेक्ट्रॉनों को धातु के पृष्ठ से बाहर निकाल दे, उसे क्या कहेंगे, धातु का कार्यफलन कहते हैं। किसे कहेंगे, धातु का कार्यफलन किसे कहते हैं, धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉन को दी गई आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा, मिनिमम एनर्जी, जो क्या कर दे, जो उन्हें धातु के पृष्ठ से बाहर निकाल दे, जो क्या कर दे, उन्हें धातु के पृष्ठ से बाहर निकाल दे, क्या कहलाएगा, धातु का कार्यफलन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में इसके नियम क्या क्या है कि भिन्न भिन्न धातुओं के लिए कार्यफलन का मान भी भिन्न भिन्न होता है। क्या कहा गया है कि भिन्न भिन्न धातुओं के लिए क्या अलग अलग होता है, कार्यफलन भी अलग अलग होता है। भिन्न भिन्न धातुओं के लिए कार्यफलन भिन्न भिन्न होता है, अर्थात हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि कार्यफलन धातु का विशेष गुण, क्या कि कार्यफलन धातु का विशेष गुण होता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि धातु का कार्यफलन या कार्यफलन को परिभाषित कीजिए व इसकी व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसके आपको डेफिनेशन लिखनी है कि धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉन को दी गई आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, जो उन इलेक्ट्रॉनों को या उन्हें धातु के पृष्ठ से बाहर निकाल दे, वह धातु का कार्यफलन कहलाता। उसके बाद क्या लिखोगे कि भिन्न भिन्न धातु के, किसके लिए, भिन्न भिन्न धातु के लिए उनके कार्यफलन का मान भी अलग अलग होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कार्यफलन धातु का एक विशेष गुण होता है। क्या होता है, कार्यफलन धातु का एक विशेष गुण होता है। उसके बाद प्रकाश विद्युत प्रभाव से स्पष्ट क्या हुआ था कि उत्सर्जक के पृष्ठ के द्वारा एक फोटोन के अवशोषण से एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाहर निकलेगा, और यदि फोटोन की ऊर्जा, यदि जो फोटोन हमारे को दिया गया है उसकी ऊर्जा धातु का जो कार्यफलन अपने को प्राप्त हुआ है, यानी कि जो फाई हमें प्राप्त हुआ है उससे कम प्राप्त हो। दोबारा से समझना कि प्रकाश के विद्युत प्रभाव से स्पष्ट होता है कि उत्सर्जक के पृष्ठ के द्वारा एक फोटोन के अवशोषण से जो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, इलेक्ट्रॉन बाहर कब निकलता है, एक फोटोन का जब अवशोषण होगा, कब, जब उत्सर्जक के पृष्ठ के द्वारा एक फोटोन के अवशोषण से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, तो यदि फोटोन की ऊर्जा धातु का जो हमारे को कार्यफलन प्राप्त हुआ है क्या, फाई, उससे कम मिले, उससे कम मिले, तब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फोटो विद्युत उत्सर्जक के पृष्ठ से बाहर नहीं निकलता है। ये हमने कहाँ पढ़ा था, ध्यान दो, वहां पढ़ा था अधिकतम गतिज ऊर्जा में भी, कि वो धातु के पृष्ठ से बाहर नहीं निकलेगा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन नहीं होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा था हमने, उसके नियम में। तो वही यहाँ बताया गया है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव से स्पष्ट होता है कि उत्सर्जक के पृष्ठ से एक फोटोन के अवशोषण से तब इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो उसका मान, यानी कि उसकी जो फोटोन हम दे रहे हैं उसकी ऊर्जा किससे कम हो, जो धातु का हमारे को कार्यफलन प्राप्त हो रहा है फाई, उससे कम हो, तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फोटो विद्युत उत्सर्जक के पृष्ठ से बाहर नहीं निकलता है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद बताया गया है कि यदि V0 यानी कि न्यू नोट आवृत्ति ली गई है, वह न्यूनतम आवृत्ति है जिससे कम आवृत्ति के प्रकाश के आपतन पर प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं होता है, तब क्या होगा, h न्यू नोट इक्वल टू फाई होगा। क्या होगा, h न्यू नोट इक्वल टू फाई होगा। दोबारा से देखो विद्यार्थियों, इसमें बताया गया है कि यदि आवृत्ति न्यू नोट वह न्यूनतम आवृत्ति है जिससे कम आवृत्ति के प्रकाश के आपतन पर क्या नहीं हो, प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं हो, तब क्या होगा, h न्यू नोट इक्वल टू फाई प्राप्त होता है। अतः हम कह सकते हैं कि आइंस्टीन के प्रकाश का जो क्वांटम सिद्धांत है वो देहली आवृत्ति को समझाने में सफल रहता
है किसको समझाने में सफल रहता है? देहली आवर्ती को। असफल कौन रहता है? चिरसम्मत प्रकाश का तरंग सिद्धांत। अब ज्ञात हुआ कि आइंस्टीन का जो क्वांटम सिद्धांत होगा कौन सा? प्रकाश का, वो देहली आवर्ती को समझाने में सफल रहता है। इस तरह से आपके दोनों टॉपिक कंप्लीट होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, बाकी कंप्यूटर के एग्जाम में इस फॉर्मूले में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। h की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। h की वैल्यू कितनी होती है? 6.62 × 10⁻34 जूल सेकंड होती है। आपको h की वैल्यू याद है, न्यू नोट दिया गया होगा, फाई याद करना होगा, या फाई दिया गया होगा, न्यू नोट याद करना होगा। तो आज के लिए काफी विद्यार्थियों, कल हम पढ़ेंगे प्रकाश का जो क्वांटम सिद्धांत है उसके द्वारा प्रकाश का विद्युत समीकरण, उसका अध्ययन हम कल करेंगे। कल का जो टॉपिक होगा प्रकाश का विद्युत समीकरण, आइंस्टीन का प्रकाश का विद्युत समीकरण। धन्यवाद।